Radio Udan. Radio Udan. Radio Udan. A flight of fly. Radio Udan. A flight of fly. Radio Udan. A flight of fly. You're listening to Radio Udan. A Flight of Life. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निष्ठा। मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने रेडियो उड़ान के शो में, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे लेजेंड्स पीपल्स की बायोग्राफी बताऊंगी जिन्होंने देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं फादर ऑफ अ नेशन महात्मा गांधी जी के बारे में। गांधी जी के बारे में बात करने से पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा रेडियो उड़ान को, और मेरे इस शो के एक और एपिसोड देखने के लिए एक लाइक तो बनता है ना बॉस। भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म पश्चिमी भारत के वर्तमान शहर गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनके पिता सनातन धर्म की पंसारी जाति से संबंध रखते थे और ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान अर्थात प्रधानमंत्री थे। गुजराती भाषा में गांधी का अर्थ पंसारी, जबकि हिंदी में गांधी का अर्थ इत्र फुलेल बेचने वाला, जिसे इंग्लिश में परफ्यूम कहते हैं, होता है। इनकी माता पुतलीबाई परनामी वैश्य समुदाय की थी। पुतलीबाई करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी। उनकी पहली 3 पत्नियां प्रसव के समय ही मर गई थी। भक्ति करने वाली माता की देखरेख और उस क्षेत्र की जैन परंपराओं के कारण युवा मोहनदास पर ये प्रभाव स्टार्टिंग से ही पड़ गए थे, जिसने आगे चलकर महात्मा गांधी जी के जीवन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा। इन प्रभावों में शामिल थे दुर्बलों में जोश की भावना, शाकाहारी जीवन, आत्मशुद्धि के लिए उपवास तथा विभिन्न जातियों के लोगों के बीच सहिष्णुता। कम उम्र में विवाह। पहले कम उम्र में ही शादी कर दी जाती थी, जिसे बाल विवाह कहते हैं, जो कि अब गैर कानूनी है। गांधी जी का विवाह मई 1883 में, जब वह 13.5 की आयु में थे, उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबाई मकनजी से कर दिया था। पत्नी का पहला नाम छोटा करके कस्तूरबा कर दिया गया। उसे लोग प्यार से बा कहते थे। यह विवाह उनके माता पिता द्वारा तय किया गया व्यवस्थित बाल विवाह था, जो उस समय उस क्षेत्र में बहुत प्रचलित था। लेकिन उस क्षेत्र में यह रीति थी कि किशोर दुल्हन को उसके माता पिता के घर और अपने पति से अलग अधिक समय तक रहना पड़ता था। 1884 में जब गांधी जी 14 वर्ष के थे, तब उनकी पहली संतान ने जन्म लिया। लेकिन कुछ दिन तक ही जीवित रही और उसी साल उनके पिता करमचंद गांधी भी चल बसे। मोहनदास और कस्तूरबा जी के 4 संतानें हुई, जो सभी पुत्र थे। हीरालाल गांधी 1888 में, मणिलाल गांधी 1892 में, रामदास गांधी 1897 में और देवदास गांधी 900 में हुए थे। पोरबंदर में उन्होंने मिडिल और राजकोट से हाई स्कूल किया। दोनों परीक्षाओं में सेक्शन स्तर पर वह एक औसत छात्र रहे। मैट्रिक के बाद की परीक्षा उन्होंने भावनगर के श्यामलदास कॉलेज से कुछ परेशानी के साथ उत्तीर्ण की। जब तक वे वहां रहे, अप्रसन्न रहे, क्योंकि उनका परिवार उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहता था। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं गांधी जी के विदेश में शिक्षा के बारे में। अपने 19वें जन्मदिन से लगभग 1 महीने पहले ही 4 सितंबर 1888 को गांधी जी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। भारत छोड़ते समय जैन भिक्षु बेचारजी के समय हिंदुओं को मांस, शराब तथा संकीर्ण विचारधारा को त्यागने के लिए अपनी माता जी को दिए गए एक वचन ने उन्हें शाही राजधानी लंदन में बिताए गए समय
को काफ़ी प्रभावित किया। हालांकि गांधी जी ने अंग्रेज़ी रीति रिवाजों का अनुभव किया, फॉर एग्ज़ाम्पल डांस क्लासेस में जाना, फिर भी वह अपनी मकान मालिक इस लैंडलेडी द्वारा मांस एवं पत्ता गोभी को हजम नहीं कर सके। उन्होंने कुछ शाकाहारी भोजन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट की ओर इशारा किया। अपनी माता की इच्छाओं के बारे में जो कुछ उन्होंने पढ़ा था उसे सीधे अपनाने की बजाय उन्होंने बौद्धिक से शाकाहारी भोजन का अपना भोजन स्वीकार किया। उन्होंने शाकाहारी समाज की सदस्यता ग्रहण की और इसकी कार्यकारी समिति के लिए उनका चयन भी हो गया, जहां उन्होंने एक स्थानीय अध्याय की नींव रखी। बाद में उन्होंने संस्थाएं गठित करने में महत्वपूर्ण अनुभव का परिचय देते हुए इसे श्रेय दिया। वे जिन शाकाहारी लोगों से मिले उसमें से कुछ थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य भी थे। इस सोसाइटी की स्थापना 1875 में विश्व बंधुत्व को प्रबल करने के लिए की गई थी और बौद्ध धर्म एवं सनातन धर्म के साहित्य के अध्ययन के लिए समर्पित किया गया था। उन्हीं लोगों ने गांधी जी को श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के लिए प्रेरित किया। हिंदू, ईसाई, बौद्ध, इस्लाम और अन्य धर्मों के बारे में पढ़ने से पहले गांधी जी ने धर्म के में विशेष रुचि नहीं दिखाई। इंग्लैंड और वेल्स बार एसोसिएशन में वापस बुलाए गए पर वे भारत लौट आए, किंतु बम्बई में वकालत करने ने उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। बाद में एक हाई स्कूल शिक्षक के रूप में अंशकालीन शॉर्ट पीरियड के लिए नौकरी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिए जाने पर उन्होंने ज़रूरतमंदों के लिए मुकदमे की अर्जियां लिखने के लिए राजकोट को ही अपना स्थायी मुकाम बना लिया, परंतु एक अंग्रेज अधिकारी की मूर्खता के कारण उन्हें यह कारोबार भी छोड़ना पड़ा। अपनी आत्मकथा में उन्होंने इस घटना का वर्णन अपने बड़े भाई की ओर से परोपकार की असफल कोशिश के रूप में किया है। यही वह कारण था जिसकी वजह से उन्होंने सन 1893 में एक भारतीय फर्म से नेटाल साउथ अफ्रीका में, जो उन दोनों ब्रिटिश साम्राज्य का भाग होता था, 1 वर्ष के करार पर वकालत का कारोबार स्वीकार कर लिया। सो फ्रेंड्स, हमने जाना गांधी जी के विदेश में शिक्षा और वकालत के बारे में। अब हम जानेंगे साउथ अफ्रीका में नागरिकों के अधिकारों के लिए बापू द्वारा किए गए आंदोलन के बारे में। साउथ अफ्रीका में गांधी जी को भारतीयों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्टार्टिंग में उन्हें फर्स्ट क्लास कोच का लीगल टिकट होने के बाद 3rd क्लास कोच में जाने से इनकार करने पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। इतना ही नहीं, पायदान पर शेष यात्रा करते हुए एक यूरोपियन यात्री के अंदर आने पर ड्राइवर की मार भी झेलनी पड़ी। उन्होंने अपनी इस यात्रा में अन्य भी कई कठिनाइयों का सामना किया। अफ्रीका में कई होटलों को उनके लिए वर्जित अनवैलिड कर दिया गया। इसी तरह ये बहुत सी कठिनाइयों में से एक थी जिसमें अदालत के न्यायाधीश जज ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने का आदेश दिया था, जिसे उन्होंने नहीं माना। ये सारी घटनाएं गांधी जी के जीवन में एक मोड़ बन गई और विद्यमान सामाजिक अन्याय के प्रति जागरूकता का कारण बनी तथा सामाजिक सक्रियता की व्याख्या करने में मददगार सिद्ध हुई। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए गांधी जी ने अंग्रेजी समाज के अंतर्गत अपने देशवासियों के सम्मान तथा देश में स्वयं अपनी स्थिति के लिए प्रश्न उठाए। और फ्रेंड्स, मज़ा आ रहा है? थोड़ा सा मूड फ्रेश करते हैं इस सॉन्ग के साथ। रब जाने कदों जागियां है फीलिंगां, आपे दिलां ने करियां प्यार दियां डीलिंगां। रब जाने कदों जागियां है फीलिंगां, आपे दिलां ने करियां प्यार दियां डीलिंगां। दोहां विचों किसे ने ना कीता प्रपोज, बस गल्लां गल्लां विच इज़हार हो गया। फ्रेंड तो तू बेस्ट फ्रेंड बनिया, फिर पता भी ना लगा कद प्यार हो गया। फ्रेंड तो तू बेस्ट फ्रेंड बनिया, फिर पता भी ना लगा कद प्यार हो गया। पता भी ना लगा कद प्यार हो गया।
रोमांटिक जहे हो गए सी हालात यो फेस ते स्माइल मेरे आ जांदी आ मेमोराइज करा जदों पहली मुलाकात यो सच दसां दुख मेरे टुट गए सी सारे सच दसां दुख मेरे टुट गए सी सारे तेरा जदों वेद विंदरा दीदार हो गया फ्रेंड तो तू बेस्ट फ्रेंड बनया फिर पता भी ना लगा कद प्यार हो गया फ्रेंड तो तू बेस्ट फ्रेंड बनया फिर पता भी ना लगा कद प्यार हो गया निक्की मोटी फाइट ताज चलदी रहे दिलों ना कदे भी आपां गुस्से होए आ गल्लां गल्लां विच भुल जाने आ दोवें कि एक दूजे नाल असीं रुस्से होए आ बिना दस्से बुझ लैने दिल दियां गल्लां बिना दस्से बुझ लैने दिल दियां गल्लां तू ही मेरी रूह दा हकदार हो गया फ्रेंड तो तू बेस्ट फ्रेंड बनया फिर पता भी ना लगा कद प्यार हो गया फ्रेंड तो तू बेस्ट फ्रेंड बनया फिर पता भी ना लगा कद प्यार हो गया सारी उम्र ली तेरा साथ चाहिदा ते मिठी मिठी गल्लां मंगदियां रोज लई कल्ली बैठी तेरे बारे सोचदी रवां ते वेखदी रवां मैं पिक कंटिन्यूसली तेनू वेख वेख मेरा खिड़दा है तेरा तेनू वेख वेख मेरा खिड़दा है चेहरा तू ही मेरे रूप दा शिंगार हो गया फ्रेंड तो तू बेस्ट फ्रेंड बनया फिर पता भी ना लगा कद प्यार हो गया फ्रेंड तो तू बेस्ट फ्रेंड बनया फिर पता भी ना लगा कद प्यार हो गया कि फ्रेंड्स अब हम आगे जानेंगे गांधी जी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कितना संघर्ष किया। गांधी जी ने 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत रहने लौट आए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशनों पर अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन उनके विचार भारत के मुख्य मुद्दों, राजनीति तथा उस समय के कांग्रेस दल के प्रमुख भारतीय नेता गोपाल कृष्ण गोखले पर ही आधारित थे, जो एक सम्मानित नेता थे। अब हम आगे जानते हैं कि चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह के बारे में गांधी जी की पहली बड़ी उपलब्धि। 1918 में चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह में मिली। हालांकि अपने निर्वाह के लिए ज़रूरी खाद्य फसलों की बजाय नील, इंडिगो, नकद पैसा वाली खाद्य फसलों की खेती वाले आंदोलन भी महत्वपूर्ण रहे। जमींदारों की ताकत से दमन हुए भारतीयों को नाममात्र भरपाई भत्ता दिया गया, जिससे वे अत्यधिक गरीबी से घिर गए। गाँव को पूरी तरह गंदा और अस्वास्थ्यकर, अनहाइजीनिक और शराब, अस्वच्छता और पर्दा से बांध दिया गया। अब एक विनाशकारी अकाल के कारण शाही कोष की भरपाई के लिए अंग्रेजों ने दमनकारी कर लगा दिए, जिनका बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। यह स्थिति निराशाजनक थी। खेड़ा गुजरात में भी यह समस्या थी। गांधी जी ने वहां एक आश्रम बनाया, जहां उनके बहुत सारे समर्थकों और नए स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को संगठित किया गया। उन्होंने गांव की एक विस्तृत अध्ययन और सर्वेक्षण किया, जिसमें प्राणियों पर हुए अत्याचार के भयानक कांडों का लेखा जोखा रखा गया और इससे उन लोगों की अनुत्पादित समस्या स्वास्थ्य को ही शामिल किया गया। ग्रामीणों में विश्वास पैदा करते हुए उन्होंने अपना कार्य गांव की सफाई करने से आरंभ किया, जिसके अंतर्गत स्कूल और अस्पताल बनाए गए और उपरोक्त वर्णित बहुत सी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए ग्रामीण नेतृत्व प्रेरित किया। लेकिन इसके प्रमुख प्रभाव उस समय देखने को मिले, जब उन्हें अशांति फैलाने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन्हें प्रांत छोड़ने के लिए आदेश दिया गया। हजारों की तादाद में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और जेल, पुलिस स्टेशन एवं अदालतों के बाहर रैलियां निकालकर गांधी जी को बिना शर्त रिहा करने की मांग की। गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़तालों का नेतृत्व किया, जिन्होंने अंग्रेजी सरकार के मार्गदर्शन में उस क्षेत्र के गरीब किसानों को अधिक क्षतिपूर्ति मंजूर करने तथा खेती पर नियंत्रण, राजस्व में बढ़ोतरी को रद्द करना तथा इसके संग्रहित करने वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
इस संघर्ष के दौरान ही गांधी जी को जनता ने बापू, पिता और महात्मा के नाम से संबोधित किया। खेड़ा में सरदार पटेल ने अंग्रेजों के साथ विचार विमर्श के लिए किसानों का नेतृत्व किया, जिसमें अंग्रेजों ने राजस्व संग्रहण से मुक्ति देकर सभी कैदियों को रिहा कर दिया। इसके परिणामस्वरूप गांधी जी की ख्याति देश भर में फैल गई। असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने असहयोग, अहिंसा तथा शांतिपूर्ण प्रतिका को अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र के रूप में उपयोग किया। पंजाब में अंग्रेजी फौजियों द्वारा भारतीयों पर जलियांवाला बाग नरसंहार, जिसे अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है, उस संहार में देश को भारी आघात पहुंचा, जिससे जनता में क्रोध और हिंसा की ज्वाला भड़क उठी। गांधी जी ने ब्रिटिश राज तथा भारतीयों द्वारा प्रतीकात्मक रवैया की। उन्होंने ब्रिटिश नागरिकों तथा दंगों के शिकार लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की तथा पार्टी के आरंभिक विरोध के बाद दंगों की भर्त्सना की। गांधी जी के भावात्मक भाषण के बाद अपने सिद्धांत की वकालत की कि सभी हिंसा और बुराइयों को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता, किंतु ऐसा नरसंहार और इसके बाद हुई हिंसा से गांधी जी ने अपना मन संपूर्ण सरकार और भारतीय सरकार के कब्जे वाली संस्थाओं पर संपूर्ण नियंत्रण लाने पर केंद्रित था, जो जल्द ही स्वराज तथा संपूर्ण व्यक्तिगत, आध्यात्मिक एवं राजनीतिक आज़ादी में बदलने वाला था। दिसंबर 1921 में गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। उसके नेतृत्व में कांग्रेस को स्वराज के नाम वाले पहले एक नए उद्देश्य के साथ संगठित किया गया। पार्टी के सदस्यता सांकेतिक मूल्य का भुगतान करने पर सभी के लिए खुली थी। पार्टी को किसी एक कुलीन संगठन की न बनाकर इसे राष्ट्रीय जनता की पार्टी बनाने के लिए, इसके अंदर अनुशासन में सुधार लाने के लिए एक पदसोपान सीमित गठित की गई। गांधी जी ने अपने अहिंसात्मक मंच को स्वदेशी नीति में शामिल करने के लिए विस्तार किया, जिसमें विदेशी वस्तुओं, विशेषकर अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। इससे जुड़ने वाली उनकी वकालत का कहना था कि सभी भारतीय अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वस्त्रों की अपेक्षा हमारे अपने लोगों द्वारा हाथ से बनाई गई खादी पहने। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को सहयोग देने के लिए पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन खादी के लिए सूत काटने में समय बिताने के लिए कहा। यह अनुशासन और समर्पण लाने की ऐसी नीति थी जिससे अनिच्छा और महत्वाकांक्षा को दूर किया जा सके और इनके स्थान पर उस समय महिलाओं को शामिल किया जाए, जब ऐसे बहुत से विचार आने लगे कि इस प्रकार की गतिविधियां महिलाओं के लिए सम्मानजनक नहीं है। इसके अलावा गांधी जी ने ब्रिटेन के शैक्षिक संस्थाओं तथा अदालतों का बहिष्कार और सरकारी नौकरियों को छोड़ने का तथा सरकार से प्राप्त तमगों और सम्मान ऑनर्स को वापस लौटाने का भी अनुरोध किया। सहयोग को दूर दूर से अपील और सफलता मिली, जिससे समाज के सभी वर्गों की जनता में जोश और भागीदारी बढ़ गई। फिर जैसे ही यह आंदोलन अपने शीर्ष पर पहुंचा, वैसे ही फरवरी 1922 में इसका अंत चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के भयानक दोष के रूप में अंत हुआ। आंदोलन द्वारा हिंसा का रुख अपनाने के डर को ध्यान में रखते हुए और इस पर विचार करते हुए कि इसके उनके सभी कार्यों पर पानी फिर जाएगा, गांधी जी ने व्यापक सहयोग से इस आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी को 10 मार्च 1922 को राजद्रोह के लिए गिरफ्तार किया गया और मुकदमा चलाया गया, जिससे उन्हें 6 साल कैद की सज़ा सुनाकर जेल भेज दिया गया। 18 मार्च 1922 से लेकर उन्हें 2 साल जेल में बिताए थे कि उन्हें फरवरी 1924 में तो इंटेस्टाइन के ऑपरेशन के लिए रिहा कर दिया गया। गांधी जी की एकता वाले व्यक्तित्व के बिना इंडियन नेशनल कांग्रेस उनके जेल में 2 साल रहने के दौरान ही 2 दलों में बंटने लगी, जिससे एक दल का नेतृत्व सदन में पार्टी की भागीदारी के पक्ष वाले चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया, तो दूसरे दल का नेतृत्व इसके विपरीत चलने वाले चक्रवर्ती
राजगोपालाचार्य और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसके अलावा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अहिंसा आंदोलन की चरम सीमा पर पहुंचकर सहयोग टूट रहा था। गांधी जी ने इस खाई को बहुत से साधनों से भरने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने 1924 की बसंत में सीमित सफलता दिलाने वाले 3 सप्ताह का उपवास करना भी शामिल था। सो फ्रेंड्स, अब बारी आती है एक तड़कते भड़कते सॉन्ग की, मूड फ्रेश करने के लिए। ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਮਕਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ, ਹੋਠ ਜੈਸੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਕੈਂਡੀ, ਨੱਕ ਉੱਤੇ ਕੋਕਾ, ਜੀਣਾ ਕਰੇ ਔਖਾ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ, ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਹਟਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ बुरा हाल, सच्ची लुट गए हम तेरे इस प्यार में, जीनी जिंदगी है बस तेरे नाम, 'cause I love you। सपनों में मेरे आई, ओफो फिर नींद ही चुराई, ओ नो तेरा हुस्न नजारा, बेबी लगे सोना कितना प्यारा। सपनों में मेरे आई, ओफो फिर नींद ही चुराई, ओ नो तेरा हुस्न नजारा, बेबी लगे सोना कितना प्यारा। तेनू डायमंड मुंदरी पहना, सारी घुमावा, छोटी छोटी गल्लां उत्ते मैं हसावा, यारा कदे भी ना तेनू मैं रुलावा। I love you। सच्ची यारी तू जान तू भी प्यारी, will love you to the moon and back, होगी सजा ना कोई होगी, चाहे करूं चोरी चांद तारे I'ma give you that। यारी लावा सच्ची यारी तू जान तू भी प्यारी, will love you to the moon and back, होगी सजा ना कोई होगी, चाहे करूं चोरी चांद तारे I'ma give you that। पूरी करूंगा मैं तेरी सारी ख्वाहिशें, तेरा रखूंगा मैं रज के ख्याल, कितनी खूबियां है तेरे इस यार में, आजा बाहों में तू बाहें बस डाल, और होता नहीं अब इंतजार, और होता नहीं अब इंतजार। वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्वराज और नमक सत्याग्रह, नमक मार्च के बारे में। गांधी जी की सक्रिय राजनीति से दूर रहे 1920 की अधिकांश अवधि तक वे स्वराज पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच खाई को भरने में लगे रहे। इसके अतिरिक्त वे अस्पृश्यता, शराब, अज्ञानता और गरीबी के खिलाफ आंदोलन छेड़ते रहे। उन्होंने पहले 1928 में लौटे। एक साल पहले अंग्रेजी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक नया संवैधानिक सुधार आयोग बनाया, जिसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसके परिणाम भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा बहिष्कार निकाला
दिसंबर 1928 में गांधी जी ने कलकत्ता से आयोजित कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक प्रस्ताव रखा जिसमें भारतीय साम्राज्य को सत्ता प्रदान करने के लिए कहा गया था अथवा ऐसा न करने के बदले अपने उद्देश्य के रूप में संपूर्ण देश की आज़ादी के लिए असहयोग आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहे। गांधी जी ने न केवल युवा वर्ग, सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू जैसे पुरुषों द्वारा तत्काल आज़ादी की मांग के विचारों को फलीभूत किया, बल्कि अपनी स्वयं की मांग को 2 साल की बजाय 1 साल के लिए रोक दिया। अंग्रेज़ों ने कोई जवाब नहीं दिया। 30 दिसंबर 1921 को भारत का झंडा फहराया गया था। लाहौर में 26 जनवरी 1930 का दिन लाहौर में भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मनाया। इसके बाद गांधी जी ने मार्च 1930 में नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में नया सत्याग्रह चलाया, जिसे 12 मार्च से 6 अप्रैल तक नमक आंदोलन की याद में 400 किलोमीटर मतलब 248 मील तक का सफ़र अहमदाबाद से दांडी गुजरात तक चलाया गया ताकि स्वयं नमक उत्पन्न किया जा सके। समुद्र की ओर इस यात्रा में हजारों की संख्या में भारतीयों ने भाग लिया। भारत में अंग्रेज़ों की पकड़ को विचलित करने वाला यह एक सर्वाधिक सफल आंदोलन था, जिसमें अंग्रेज़ों ने 80,000 से अधिक लोगों को जेल भेजा। लॉर्ड एडवर्ड इरविन द्वारा प्रतिनिधित्व वाली सरकार ने गांधी जी के साथ विचार विमर्श करने का निर्णय लिया। यह इरविन गांधी जी की संधि मार्च 1931 में हस्ताक्षर किए थे। सविनय विज्ञान आंदोलन को बंद करने के लिए ब्रिटिश सरकार को सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए अपनी रजामंदी दे दी। इस समझौते के परिणामस्वरूप गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में लंदन में आयोजित होने वाले इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। यह सम्मेलन गांधी जी और राष्ट्रवादी लोगों के लिए घोर निराशाजनक रहा। इसका कारण सत्ता का हस्तांतरण करने की बजाय भारतीय कीमतों एवं भारतीय अल्पसंख्यकों पर केंद्रित होना था। इसके अलावा लॉर्ड इरविन के उत्तराधिकारी लॉर्ड वेलिंगटन ने राष्ट्रवादियों के आंदोलन को नियंत्रित एवं कुचलने का एक नया अभियान आरंभ कर दिया। गांधी जी को फिर से गिरफ्तार कर लिया और सरकार ने उनके अनुयायियों को उसके परिपूर्ण दूर रखते हुए गांधी जी द्वारा प्रभावित होने से रोकने की कोशिश की, लेकिन यह युक्ति प्लान सफल नहीं हुई। अब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जानेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में जब छिड़े नाजी जर्मनी आक्रमण पोलैंड आरंभ गांधी जी ने अंग्रेजों के प्रयासों को अहिंसात्मक नैतिक सहयोग देने का पक्ष लिया, किंतु दूसरे कांग्रेस के नेताओं ने युद्ध में जनता के प्रतिनिधियों के परामर्श लिए बिना इसके एकतरफा शामिल किए जाने का विरोध किया। कांग्रेस के सभी चयनित सदस्यों को सामूहिक तौर पर अपना पद से इस्तीफा दे दिया। लंबी चर्चा के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि जब स्वयं भारत को आज़ादी से इनकार किया गया हो, तब लोकतांत्रिक आज़ादी के लिए बाहर से लड़ने पर भारत किसी भी युद्ध के लिए पार्टी नहीं बनेगी। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, गांधी जी ने आज़ादी के लिए अपनी मांग को अंग्रेज़ों को भारत छोड़ो आंदोलन नामक विधेयक देकर तीव्र कर दिया। यह गांधी जी तथा कांग्रेस पार्टी का सर्वाधिक स्पष्ट विद्रोह था, जो भारत देश से अंग्रेजों को खदेड़ने पर लक्षित था। गांधी जी ने दूसरे नंबर पर बैठे जवाहरलाल नेहरू की पार्टी को कुछ सदस्यों तथा कुछ अन्य राजनीतिक भारतीय दलों ने आलोचना की, जो अंग्रेजों के पक्ष तथा विपक्ष दोनों में ही विश्वास रखते थे। कुछ का मानना था कि अपने जीवन काल में अथवा मौत के संघर्ष में अंग्रेजों का विरोध करना एक नश्वर कार्य है, जबकि कुछ मानते थे कि गांधी जी पर्याप्त कोशिश नहीं कर रहे। भारत छोड़ो इस संघर्ष का सर्वाधिक शक्तिशाली आंदोलन बन गया, जिसमें व्यापक हिंसा और गिरफ्तारी हुई। पुलिस की गोलियों से हजारों की संख्या में स्वतंत्रता सेनानी या तो मारे गए या घायल हो गए। हजारों गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी और समर्थकों ने स्पष्ट कर दिया कि इस बार वह युद्ध के प्रयासों का समर्थन तब तक नहीं देंगे जब तक भारत तत्काल आज़ादी
भारत को तत्काल आज़ादी न दे दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार यह आंदोलन बंद नहीं होगा। यह हिंसा के व्यक्तिगत कृत्यों को मूर्त रूप से दिया जाता है। उन्होंने उनके चारों ओर अराजकता का आदेश असली अराजकता से भी बुरा है। उन्होंने सभी कांग्रेसियों और भारतीयों को अहिंसा से के करो या मरो, डू और डाई द्वारा अंतिम स्वतंत्रता के लिए अनुशासन बनाए रखने को कहा। गांधी जी और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को अंग्रेजों द्वारा मुंबई में 9 अगस्त 1942 में गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पुणे के आगा खां महल में 2 साल तक बंदी बनाकर रखा गया। यही वह समय था जब गांधी जी को अपने निजी जीवन में 2 गहरे आघात लगे। उनका 50 साल पुराना सचिव महादेव देसाई 6 दिन बाद ही दिल का दौरा पड़ने से मर गए थे और गांधी जी के 18 महीने जेल में रहने के बाद 22 फरवरी 1944 को उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी का देहांत हो गया। इसके 6 सप्ताह बाद गांधी जी को भी भयंकर मलेरिया हो गया। उनके खराब स्वास्थ्य और ज़रूरी उपचार के कारण 6 मई 1944 को युद्ध समाप्ति से पूर्व ही उन्हें रिहा कर दिया गया। वो लोग उन्हें जेल में दम तोड़ते हुए नहीं देखना चाहते थे, जिसके देश का क्रोध न बढ़ जाए। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन को अपने उद्देश्यों में आंशिक सफलता ही मिली, लेकिन आंदोलन के निष्ठुर दमन में 1943 के अंत तक भारत को संगठित कर दिया। युद्ध के अंत में ब्रिटिश ने स्पष्ट संकेत दे दिए थे कि सत्ता का हस्तांतरण कर उसे भारतीयों के हाथ में सौंप दिया जाएगा। इस समय गांधी जी ने आंदोलन बंद कर दिया, इससे कांग्रेसी नेताओं सहित लगभग 1 लाख राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। अब हम जानते हैं भारतीय स्वतंत्रता और भारत के विभाजन, पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में। गांधी जी ने 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के इस प्रस्ताव को ठुकराने का परामर्श दिया, क्योंकि इसे मुस्लिम बहुलता वाले प्रांतों के लिए प्रस्तावित समूहीकरण के प्रति उनका गहन संदेह होना था। इसलिए गांधी जी के प्रकरण को एक विभाजन के पूर्वाभ्यास के रूप में देखा। हालांकि कुछ समय से गांधी जी के साथ कांग्रेस द्वारा मतभेदों वाली घटना में से यह भी एक घटना बनी, क्योंकि नेहरू जी और पटेल जी जानते थे कि यदि कांग्रेस इस योजना का अनुमोदन नहीं करती, तब तक सरकार का नियंत्रण मुस्लिम लीग के पास चला जाएगा। 1948 के बीच लगभग 5000 से भी अधिक लोगों की हिंसा के दौरान मौत के घाट उतार दिया गया। गांधी जी किसी भी ऐसी योजना के खिलाफ थे जो भारत को 2 अलग-अलग देशों में विभाजित कर दे। भारत में रहने वाले बहुत से हिंदू और सिखों एवं मुस्लिमों पर भारी बहुमत देश के बंटवारे के पक्ष में था। इसके अतिरिक्त मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के नेता ने पश्चिम पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और पूर्वी बंगाल में व्यापक सहयोग का परिचय दिया। व्यापक स्तर पर फैलाने वाले हिंदू मुस्लिम लड़ाई को रोकने के लिए कांग्रेस नेताओं ने बंटवारे की इस योजना को अपनी मंजूरी दे दी थी। कांग्रेस नेता जानते थे कि गांधी जी बंटवारे का विरोध करेंगे और उनकी सहमति के बिना कांग्रेस के लिए आगे बढ़ना असंभव था। चूंकि पार्टी में गांधी जी का सहयोग और संपूर्ण भारत में उनकी स्थिति मजबूत थी, गांधी जी के सहयोगियों ने बंटवारे को एक सर्वोत्तम उपाय के रूप में स्वीकार किया और सरदार पटेल ने गांधी जी को समझाने का प्रयास किया कि नागरिक अशांति वाले युद्ध को रोकने का यही एक उपाय है। मजबूर गांधी जी ने अपनी अनुमति दे दी। उन्होंने उत्तर भारत के साथ साथ बंगाल में भी मुस्लिम लीग और हिंदू समुदाय के नेताओं के साथ गर्म रवैया को शांत करने के लिए गहन विचार विमर्श किया। 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बावजूद उन्हें उस समय परेशान किया गया जब सरकार ने पाकिस्तान को विभाजन परिषद द्वारा बनाए गए समझौते के अनुसार 55 करोड़ रुपए न देने का निर्णय लिया। सरदार पटेल जैसे नेताओं को डर था कि पाकिस्तान इस धन का उपयोग भारत के खिलाफ जंग छेड़ने में कर सकता है। जब यह मांग उठने लगी कि सभी मुस्लिमों को पाकिस्तान भेजा जाए, और मुस्लिम और हिंदू नेताओं ने इस पर असंतोष व्यक्त किया।
और एक दूसरे के साथ समझौते करने से मना करने पर गहरा सदमा पहुंचा। गांधी जी को गहरा सदमा पहुंचा। उन्होंने दिल्ली में अपना पहला आमरण अनशन आरंभ किया, जिसमें सांप्रदायिक हिंसा और सभी के लिए तत्काल समाप्त करने और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए कहा गया था। गांधी जी को डर था कि पाकिस्तान में अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी और असुरक्षा इनसिक्योरिटी के भारत के प्रति उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा तथा सीमा पर हिंसा फैल जाएगी। उन्हें आगे भी डर था कि हिंदू और मुस्लिम अपनी शत्रुता को फिर से नया कर देंगे और उससे नागरिक युद्ध हो जाने की आशंका बन सकती है। जीवन भर गांधी जी का साथ देने वाले सहयोगियों के साथ भावुक बहस के बाद गांधी जी ने बात को मानने से इनकार कर दिया और सरकार को अपनी नीति पर अडिग रहना पड़ा तथा पाकिस्तान को भुगतान कर दिया। हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के नेताओं ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे हिंसा को भुलाकर शांति लाएंगे। इन समुदायों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा शामिल थे। इस प्रकार गांधी जी ने संतरे का जूस पीकर अपना अनशन तोड़ा। अब हम जानेंगे गांधी जी की हत्या के बारे में। 30 जनवरी 1948 गांधी जी उस समय नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वे नई दिल्ली के बिरला हाउस के मैदान में रात को चहलकदमी कर रहे थे। गांधी जी का हत्यारा नाथूराम गोडसे हिंदू राष्ट्रवादी थे, जिनके कट्टरपंथी हिंदू महासभा के साथ संबंध थे, जिसने गांधी जी को पाकिस्तान को भुगतान करने के मुद्दे को लेकर भारत को कमजोर बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। गोडसे और उनके सह षड्यंत्रकारी नारायण आप्टे को बाद में केस चलाकर सजा दी गई तथा 14 नवंबर 1949 को उन्हें फांसी दे दी गई। राजघाट नई दिल्ली में गांधी जी के स्मारक पर देवनागरी में है राम लिखा हुआ है। ऐसा व्यापक तौर पर माना जाता है कि जब गांधी जी को गोली मारी गई तब उनके मुख से निकलने वाले ही अंतिम शब्द थे। हालांकि इस पर विवाद उठ खड़े हुए। महात्मा गांधी जी ने हम प्यार से बापू कहते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे पहले नेताओं में से हैं। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश को 200 वर्षों की पराधीनता के बाद आज़ादी दिलवाई। वे देश एक नेता ही नहीं बल्कि एक निष्काम कर्मयोगी तथा सच्चे अर्थों में युग पुरुष थे। अब इस शो का अंत करते हुए बापू के कुछ अनमोल विचारों को आपसे रूबरू कराना चाहती हूँ। गांधी जी कहते थे खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। और दूसरा, तो खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो दो। द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। बापू अपने इन विचारों और सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आज़ादी दिलवाई। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ एंड थैंक यू मुझे लास्ट तक सुनने के लिए। एंड नेक्स्ट वीक फिर सुनेंगे हम किसी और लेजेंड की बायोपिक। तब तक मैं आपको इस सॉन्ग के साथ छोड़ कर जाती हूँ। सो बाय फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੈਲੀ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮੇ ਜੇ ਬਾਂਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਪੰਜੇ ਬਾਂਚ ਕਿਦਾ ਇੱਥੇ ਰਸ ਮੂੰਹ ਫੜ ਲਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਰਿਆਮ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਰਚ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਪੁੱਛਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਅੱਖ ਚੱਲਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਤੂੰ ਯਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਪਵਾਉਣਾ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁਆਰੀ ਵੱਡੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝੀ ਨਾ ਭੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਏ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੈਪ ਵੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਬਣ ਰੋਮੀ ਹੋ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਪ ਤੇ ਸਮਝੀ ਨਾ ਭੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਏ
चलिया जी ना किसे ना लड़के मॉम डैड पुछदे मुंडे दी डिग्री की दसाया ते चलदे तेरे दे बच्चे तू यारा पिछे करदा पवना 26 साल दी कुंवारी बड़ी तेरे करके Girls of the music A to Z तेरे सारे यार जट्टिया ओ जट्टा वाले दिल जट्टा वाली मत्या हो वेली होया मुंडा जिन्ना दा शिंगारिया हाँ उत्तों लगी पहली तेरे नाल अखनी हो इदा किदा मेरा कोई टाइम जग जू हो ऑन रोड लामा ओदी गड्डी डकनी हो इदा किदा मेरा कोई टाइम जग जू हो ऑन रोड लामा ओदी गड्डी डकनी पैंदा पूरा रोब पौने 6 फुट दी ओ तुरे जदों जट तेरे नाल नाल नी भाभी भाभी कहंदे नी ओ यार थकदे होर तूर कहने दस की भालदी मुंडे उत्ते चलदियां कई छब्बियां जट नाम लवालू तैनू 26 साल दी मुंडे उत्ते चलदियां कई छब्बियां जट नाम लवालू तैनू 26 साल दी जट्टा जट्टी फैन तेरी इसे गल तो तू यारां पिछे लैणे नी स्टैंड छड्डदा हुंदी जिवें पुलिस पंजाब भरती तू लोड़ पई ते यारां पिछे भजदा बेशक लड़ने तो राह रोकदी पर जे कोई करू तेरे उत्ते वार वे रख दूं बचालो ओदी हिक पाड़ के इन्नी गोदा सीने विच रखा खार वे जस्सी लोका राह जपदी तेरी दीद नू है दिल 24/7 तरसे बेबे बाबू पुछदे मुंडे दी डिग्री की दसाया चलदे तेरे ते परचे तू यारा पिछे करदा पवना 26 साल दी कुंवारी बड़ी तेरे करके जेसीबी प्राइस और सक्षम के प्रयासों द्वारा सुमित बासु की ये अद्भुत नॉवल चोजन स्पिरिट्स को एक्सेसिबल फॉर्मेट्स में सुगम्य पुस्तकालय पर आपके लिए उपलब्ध किया गया है। ये कहानी हॉलीवुड की फिल्मों की तरह एक मनहूस भविष्य पर आधारित है। इस पुस्तक में दिखाया गया है कि कैसे कुछ लोगों द्वारा इस दुनिया की वास्तविक छवि को कंट्रोल किया जाता है। जूरी के मुताबिक इस नॉवल को बेहद अद्भुत और काल्पनिक तरीके से रचा गया है। किरदारों को बेहद अनोखे ढंग से बुना गया है और टेक्नोलॉजी कैसे हमारा भविष्य उज्जवल बनाने के साथ साथ धूमिल कर रही है, इस बिंदु पर भी प्रकाश डाला गया है। इस बेहतरीन नॉवल को पढ़ने के लिए और डाउनलोड करने के लिए आज ही library.daisyindia.org पर विजिट करें। जेसीबी प्राइस और सक्षम के प्रयासों द्वारा एनी जायदी की यह अद्भुत नॉवल प्रेल्यूड टू अ रियोट को सुगम्य पुस्तकालय पर आपके लिए एक्सेसिबल ऑडियो फॉर्मेट्स में उपलब्ध किया गया है। ये कहानी किसी छोटे शहर में होने वाली राजनीति की कहानी है। जूरी के हिसाब से कहानी परत दर परत खुलती जाती है और इस पुस्तक में आपको जीवन की एक कड़वी सच्चाई से सामना करने को मिलेगा कि जब अपने ही धोखा देते हैं तो क्या होता है। ये पुस्तक हमें बदलाव के लिए मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। इस बेहतरीन नॉवल को पढ़ने के लिए और डाउनलोड करने के लिए आज ही library.daisyindia.org library.daisyindia.org पर विजिट करें।